सभी को नमस्कार। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 3 को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। पार्ट 3 को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे केवल और केवल 3 चीज़ों के बारे में रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या कारण है। पहला कारण तो ये कि हम लोग डेली लगातार टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस तरह से क्विज वगैरह रखते हैं, तो इसके अंदर आप लोग सारे क्विज के आंसर्स वगैरह देते रहेंगे। उससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो रोज होती रहेगी। रोज अगर सोचो मैं 5 क्वेश्चन भी अगर डालता हूँ तो आपके पास में अभी 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने के अंदर आपको कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला तो ये। दूसरा, बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो मैं जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज है, उसकी भी मैं यहाँ पर डिटेल वगैरह डालता रहता हूँ, तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ वगैरह जो मुझे शेयर करनी होती है वो भी मैं यहाँ शेयर करता हूँ, तो आप लोग ये ज़रूर ज्वाइन करना। अब देखो, दूसरा, इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे वो ये कि हमारा जो परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपको बताऊं मैं 18 से लेकर के 35 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और एक एजुकेशन चैनल के लिए 1900-2000 लोग हमारे साथ में जुड़ना, ये हमारे लिए कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि है। और बस मैं ये चाहता हूँ कि ये परिवार हमारा बढ़ता रहे, तो बढ़ाने के लिए मैं 2000 का टारगेट लेकर के चलता हूँ कि लगभग एक सप्ताह भर में मुझे 2000 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके होने पर हम लोग एक सेलिब्रेशन रखेंगे। उस सेलिब्रेशन में मैं आप सभी लोगों के लिए 500 MCQ जो हमारे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सभी के लिए ये PDF में फ्री दूंगा, और ये PDF जो है वो हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऐड करेंगे। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी आपका ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक और चीज़ बोलूँगा मैं, इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँगा तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब ये वाली जो मेरी सीरीज़ है जो करंट अफेयर्स की, मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि एक तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारा जो करंट डाटा है उसको हम लोग सीखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अगर ये एग्ज़ाम मैं दे रहा होता है ना, तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको तो बिल्कुल के घिस करके पी जाता मैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस टॉपिक को लेकर के, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो किसी को आएंगे ही नहीं, या अगर आएंगे तो जिसको आएंगे उसका सिलेक्शन भी होगा, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था हम लोगों ने, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन तो एक है पर इसके साथ में डिटेल्स बहुत सारी हैं, इतनी सारी डिटेल्स हैं कि ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। सबसे पहले ये है कि इंडिया ने कमिट किया है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा इंडिया का। कब तक होगा, तो उसके लिए पहले हम लोग ये जानकारी पढ़ते हैं। देखें, वैसे तो अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इंडिया ने प्रतिबद्धता दिखाई है कि 2070 तक जो कार्बन एमिशन है उसको ज़ीरो करने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP26 के अंदर जाकर के ये चीज़ जो है वो प्रतिबद्धता बताई है कि हम लोग कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर देंगे। तो इसके लिए लेकर के, और अभी हम लोगों ने इंडिया के अंदर जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर है, अभी तो पहले तो तुम लोग कमेंट करना कि इंडिया का फिनेंस मिनिस्टर कौन है। फिनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022 के अंदर ये घोषणा करी थी कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये 7 ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो लागू करेगा। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं ये होते क्या हैं, जैसे आप लोग देखें जैसे गोल्ड बॉन्ड वगैरह होते हैं वैसे ही ग्रीन बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप पार्टी को एक कागज़ देते हो
और वो होता ग्रीन कलर का ही है। ग्रीन कलर का जो कागज देते हो, आप बोलते हो कि आपका जैसे मान लो ये जो कागज है ये 1,000 रुपए का है, तो इतने समय बाद में हम लोग 1,020 रुपए देंगे, या उसके ऊपर जितना भी ब्याज वगैरह है वो लगा करके उसके अंदर एक फिक्स प्रॉफिट दिया जाता है। इससे होता क्या है कि एक तो ये जो सेविंग का सबसे अच्छा तरीका हो गया, एक तो सिक्योर हो गया क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस चीज को दे रही है, तो सिक्योर होने के साथ ही ये सेविंग्स का बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास में पैसा आ जाता है काम करने के लिए, और जब गवर्नमेंट के पास में काम करने के लिए पैसा आ जाएगा तो उसकी वजह से जो बहुत सारे जो हमारे एनवायरमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास में पैसा आ जाता है, जो देश है उनके पास पैसा आ जाता है। ये चीज़ कंपनियां भी करती है, कई कंपनियां भी गोल्ड बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड को इशू करती है, देश भी करते हैं, और बहुत सारी बहुपक्षीय संगठन भी इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, इसका जो पैसा है वो रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च होगा, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आप समझ ही सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब हो गया जैसे सोलर एनर्जी वगैरह हो गई। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होगा, ग्रीन बिल्डिंग्स में होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट के एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर इसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इन्होंने बताया है कि इंडिया कैन स्लैश एमिशन ऑफ वीओसी बोल ले या वीओएम बोल ले, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बाई हाउ मच % इन द नेक्स्ट 8 years। तो ये बोल रहा है कि 8 साल में भारत कितना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पहली बात तो ये जो ऑर्गेनिक वोलेटाइल मॉलिक्यूल है ये हमारी जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर एक ही है, वो है बेंजीन, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो बेंजीन है इसके कितना % ये कमी कर देंगे। तो कमी करने का एक ये वाला देखो, आप ये वाली स्लाइड देखो, ये बोल रहा है कि 76% तक 8 साल में कमी हो जाएगी। अब ये 2022 का आंकड़ा है, 8 साल मतलब 2030 तक। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2030 तक इंडिया कितना % वीओसी को कम कर लेगा, है ना। तो कैसे कम करेगा, ये है कि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स हैं उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डीजल से पूरी तरह से बदल करके एक इसमें कन्वर्ट कर देंगे, सीएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से 76% जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको ये ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अंदर जो बेंजीन है वो एकमात्र वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन आते हैं, मेनली तो PM10, 2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, निकल और बेंजोपायरीन इसके अंदर आते हैं। पर आपको पता है बेंजीन और भी एक दो चीज़ें और है वो भी इसके अंदर काउंट होती है। ठीक है, बेंजीन के अलावा भी। ओके, वो पूरा का पूरा वीडियो आपको बता रखा है, बना भी रखा है, आप उसके अंदर जा करके भी पूरा चेकआउट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट है उसके अंदर कौन कौन आते हैं। टोटल 12 हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, आगे देखो नेक्स्ट है सबसे पहला वेटलैंड सेलिब्रेशन, है ना, इरानियन सिटी ऑफ रामसर के अंदर हुआ था। वो कब हुआ था, तो इस कन्वेक्शन की जानकारी मैंने पहले से ही वीडियो के अंदर आपको जो पार्ट 1 है इस सीरीज का उसके अंदर दे रखी है, तो ये वाले का आंसर मैं नहीं देने वाला। मेनली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो अभी 2022 और 23 की है उसके अंदर बात करते हैं। तो जो 2022 का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेशन हुआ था वो नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलास में हुआ था, है ना। वाज प्रिपेयर्ड बाय द सेक क्या है, इसरो का एक सेंटर है, मेजर सेंटर है। यहाँ पे 2 नई रामसर साइट्स जो है वो इंडिया की तरफ से बनाई गई थी। कौन कौन सा, एक तो खिजाड़िया वर्ल्ड वाइड सेंचुरी, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, और एक है बखीरा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 2 की और अनाउंसमेंट हुई थी कब, 2022 के वेटलैंड्स डे सेलिब्रेशन में। इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसकी थीम थी। इस तरह से 2023 के अंदर इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये हमारी इसकी थीम थी कि भाई जो वेटलैंड्स है उनको वापस से रिस्टोर करने का समय आ गया, ये 2023 में बोला है।
और जो वेटलैंड का एक्शन है वो लोगों के लिए और नेचर के लिए है, ये 2022 के अंदर बोला था। अभी तक कितनी रामसर साइट्स हैं टोटल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं और राजस्थान में कितनी है, 2। कौन कौन सी है, एक तो केवलादेव पक्षी उद्यान और एक है सांभर लेक। ये 2 रामसर साइट्स जो है वो इंडिया के अंदर है, राजस्थान के अंदर है मेनली। अब देखें नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक चलाता है क्या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलाता है, क्या वर्ल्ड या यूएन हैबिटेट चलाता है। तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा इसके नोट्स में। नोट देखें कि जो सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चलाया जाता है। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके साथ में UNIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी पार्ट लेता है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरों का निर्माण है वो इस तरह से हो, सस्टेनेबली हो, ताकि एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके और इस सिटी का निर्माण भी अच्छे से हो सके। द इनिशिएटिव इज पर्टिकुलरली noteworthy as it comes after the Honorable Prime Minister Narendra Modi stated India committed to turn net zero 2017 as the climate mitigation response in the COP26। और COP26 कब हुआ था, 2021 के अंदर। कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था, 31/10/2021 से 13/11/2021 तक हुआ था। तो एक ही वीडियो के अंदर देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी डिटेल्स आपको मिल गई है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है कि जो परिवेश पोर्टल है ये किससे संबंधित है। परिवेश पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है, डिजिटल एजुकेशन प्रमोशन से, हेल्थ सेक्टर से, एनवायरमेंट क्लियरेंस से, या टैक्स कंप्लीशन से। टैक्स कंप्लायंस जो है वो उससे संबंधित तो है नहीं। परिवेश पोर्टल जो है वो आपको बता दूं आपके ही इस एग्ज़ाम का पार्ट है परिवेश पोर्टल, तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखें ये किससे संबंधित है। देखो जो परिवेश पोर्टल है वो एक वेब आधारित भूमिका आधारित वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और CRZ मंजूरी प्राप्त करने के लिए समर्थकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन उपस्थिति और निगरानी के लिए विकसित किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेनली मंजूरी प्राप्त करने के लिए है, पर्यावरण से संबंधित। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये एनवायरमेंट क्लियरेंस से संबंधित पोर्टल है। तो ये आपको बता दूं EIA का पार्ट है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन sequestration is a long-term storage of carbon in plants, soil, geological formation and oceans. The dumping of iron in the ocean helps in carbon dioxide absorption। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कि भाई जो कार्बन की सिक्वेंसिंग है वो लॉन्ग टर्म में स्टोर कर सकता है कार्बन को, किसमें, प्लांट्स में, सॉइल में, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में या ओशंस में उसको स्टोर कर सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है क्या ये इसके लिए है कि अब दूसरा है कि जो हम लोग समुद्र के अंदर आयरन डंप करते हैं उसकी वजह से ये आयरन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके और उसको स्टोर कर लेता है। तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है, अब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। देखें फर्स्ट पॉइंट है कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये एक तरह का प्रोसेस है
जो एक लंबी अवधि का प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट, सॉइल, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और ओशन जो है वो उस कार्बन को स्टोर करता है। ये कार्बन साइकिल का पार्ट है। कार्बन साइकिल वगैरह का जो भी आपका वीडियो है वो हम लोगों ने पहले ही बना दिया है। नेचुरल प्रोसेसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस या एनवायरमेंटल प्रोसेस वाला जो वीडियो है उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। कार्बन साइकिल उसके अंदर मैंने पढ़ा दी है, एक ही वीडियो में सब कुछ समाप्त किया है। शायद उसके 2 पार्ट बनाए थे, दूसरे पार्ट के अंदर ये है। ठीक है, इसमें जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है ये 2 तरह का होता है, एक तो टेरेस्ट्रियल और एक जियोलॉजिकल। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह हैं, ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके और क्या करती है, सोइल और बायोमास के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेती है। जियोलॉजिकल में क्या होता है, जियोलॉजिकल के अंदर जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं, गैस रिजर्वायर्स हैं, कोल स्ट्रीम्स हैं, है ना, सलाइन फॉर्मेशंस हैं, शेल फॉर्मेशन है, ये सारा जो है वो ज़मीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके रखता है। अच्छा, ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर ये आता है आयरन, कि आयरन फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग डीप सीज में क्या करते हैं, आयरन ऐड, जिसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नीचे छोड़ा जाता है, वो क्या करती है, फाइटोप्लैंक्टन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली इज द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये पहला स्टेटमेंट है कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली है वो यूएन का ही पार्ट है। अगला, यूएनईए मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली मीट्स biennially to set priorities for global environmental policies and develop international environmental laws। बाइनली मतलब होता है कि 2 साल में एक बार, है ना। अभी और पढ़ेंगे हम लोग बाइनली का क्या मतलब है, कि ये 2 साल में एक बार क्या करता है, या साल में 2 बार, आई थिंक जो भी है, अभी पढ़ते हैं हम लोग इसको आगे। तो वैसे तो द्विवार्षिक, इसका बाइनली का मतलब होता है द्विवार्षिक। तो जो द्विवार्षिक ये मीटिंग बुलाती है और ग्लोबल लेवल पर पॉलिसीज़ को क्या करती है, बनाती है, और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज को बनाती है। थर्ड पॉइंट है, यूएनईए वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रियो समिट 1992। तो ये 3 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि जो इंटरनेशनल इवेंट्स है उसके अंदर का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो, यूएनईए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ये है कि जो यूएनईए है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। किसकी है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम की। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट। ये जो बॉडी है ये यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए काम करती है। ये एक प्लेटफॉर्म, यूएनईए प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मेंबर स्टेट्स के लिए टू डिस्कस मेक डिसीजंस एट ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज। जो भी इसके मेंबर हैं वो कि एनवायरमेंट के इश्यूज पर ग्लोबली बात कर सके और पॉलिसीज़ बना सके। दूसरा, ये बिनियली मतलब द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार सबको मिल करके और ये अपना पूरा का पूरा सेटअप करती है। ओके, अब इसमें पॉलिसीज़ बनेंगी, है ना, जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाएगी, उन इश्यूज़ को रखा जाएगा, उन पर बात होगी। तो ये सब देशों का संयुक्त रूप से ये हमारा प्रोग्राम होता है। तो इसका मतलब दूसरा वाला पॉइंट भी सही है। दूसरा, यूएनईए जो है वो रियो समिट 1992 में बना था। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो 2012 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये बना था। अब आपको ये बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये किस जगह पर है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ये इसका जो सेटअप है वो किस जगह पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, अब रियो समिट में क्या हुआ था, रियो समिट का नाम आ गया तो उसकी बात कर लेते हैं। रियो समिट ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस,
ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED के नाम से जाना जाता है, रियो समिट। रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था 1992 के अंदर। वाज ए सिग्निफिकेंट इवेंट दैट लीड्स टू द क्रिएशन of various environmental institutions and agreements and including the United Nation program। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने इसमें डेवलप हुई थी रियो समिट के अंदर। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमको इसके अंदर मिल गई। अब बात करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर मॉनिटर्ड अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI में कौन कौन से जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको रखा गया है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड को रखा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड को रखा गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रखा गया है, या अमोनिया को रखा गया है? तो जितना आपको याद है, जितना मुझे याद है, तो मेरे ख्याल से तो चारों को रखा गया है। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट आई थिंक। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आठों के आठों कौन से पैरामीटर्स है जिनको रखा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। अब जो है आपका आ गया है व्हीकल पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू BS6 फ्यूल नॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो BS6 जो है वो मानक है, ये BS6 मानक CPCB है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्प्लीमेंट करे हैं। एक तो स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये बोल रहा है कि जो एयर पोल्यूटेंट है वो BS6 के फ्यूल के अंदर कम होते हैं एज कम्पेयर टू BS4। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब आप बात करें इसकी, देखें कि ये सही है या नहीं है। तो देखो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है BS6 वो अच्छे तरह का फ्यूल होता है। BS6 की गाड़ियों के BS6 गाड़ियों को अलॉट करे जाते हैं, आपने सुना होगा आजकल जो जिनके पास कार वगैरह होगी उनको पता होगा BS6 जो है वो कार के लिए बोली जाती है। तो उसके अंदर अच्छे क्वालिटी का फ्यूल होता है जो एयर पोल्यूशन को कम करता है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट किए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, ये बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, सही। आगे देखो नेक्स्ट है UNFCCC कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग COP26 भी बोलते हैं। इंडिया कमिटेड टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय द ईयर 2030। कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो COP सम्मेलन था उसके अंदर ये बोला कि हम लोग 500 गीगावाट के नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स वाले पावर प्लांट्स लगाएंगे। पहला तो ये। दूसरा, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये हमारे इंडिया ने एक जॉइंटली स्लोगन दिया था UK के साथ में COP26 में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपने देखा होगा अभी तक हम लोगों ने COP26 के बारे में बहुत सारा सुन लिया कि 2070 तक हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर देंगे, बहुत सारी बातें। तो यहाँ पंचमित्र की बात होती है, 5 नेक्टर एलिमेंट्स। तो इंडिया हैज प्रेजेंट द फॉलोइंग 5 नेक्टर एलिमेंट्स। पंचमित्र, कौन कौन से पंचमित्र की बात करी थी? पहला कि 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी का बढ़ा देंगे हम लोग। दूसरा, 50% तक एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरा करेंगे। ओके। दूसरा, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट्स ऑफ कार्बन एमिशन, 1 बिलियन टन तक हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर देंगे 2030 तक। और रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45%। तो 2030 तक हम लोग 45% कार्बन इंटेंसिटी को भी कम कर देंगे। अब देखो, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन ऑफ 2070 तक हम लोग कार्बन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सफर। अगर हम लोग सफर की बात करें तो 2 स्टेटमेंट है। पहला, ये जो इनिशिएटिव है ये MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ये टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, इनको देखता है, इनको मॉनिटर करता है। तो क्या रहेगा इन दोनों स्टेटमेंट्स का? इसमें से
पहला जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है गलत हो जाता है, क्योंकि जो MOEF है उसने सफ़र को इंट्रोड्यूस नहीं करा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। सो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द सिस्टम एयर क्वालिटी फोरकास्ट एंड रिसर्च। एयर क्वालिटी फोरकास्ट और रिसर्च को बताता है। अब एयर क्वालिटी के अंदर क्या क्या आते हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड्स पहले से ही पता है। ओके, दूसरी बात, ये रियल टाइम है ना, नियर रियल टाइम डाटा देता है 1 to 3 एंड इट्स फोरकास्ट 1 to 3 days इन एडवांस फॉर द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जैसे दिल्ली, पुणे, मुंबई, दिल्ली, इस तरह के जो है उनकी ये बात करता है। दिस सिस्टम बेनिफिट्स द जनरल पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। किसके लिए अवेयरनेस? क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स, है ना, बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है उनसे, उनके बारे में ये पहले से ही बता देता है। कौन कौन सी घटनाएं, जैसे टेम्परेचर में कोई चेंज होने वाला है, रेनफॉल होने वाला है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, स्पीड, विंड स्पीड क्या रहेगी, विंड डायरेक्शन क्या रहेगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सोलर रेडिएशन के बारे में ये बताता है। दूसरी बात, ये इंडिजीनियसली डेवलप हुआ है इंडिया के द्वारा ही। ये किसने डेवलप किया है? तो IITM पुणे ने इसको डेवलप किया है। ओके, दूसरा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज करता है। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कि जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है ये एक स्पॉन्टेनियस एमिशन है पार्टिकल्स का। किसके द्वारा? अनस्टेबल न्यूक्लियाई के द्वारा। तो हम केमिस्ट्री वाले, हमको ये चीज तो पता है कि ये बात सही है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाले ही होते हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज फाउंड इन सम टाइप ऑफ वाटर। तो वाटर के किसी टाइप में रेडियो एक्टिव पार्टिकल पाया जाता है? नहीं, सभी में ही पाया जाता है ना, आपको पता है सभी के अंदर होता है। पानी के हर एक वेरिएंट के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल मोस्टली मिल ही जाता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव आपको पता है हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है। समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर करना कि हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक है। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट था ये यहाँ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक ये FFV इंजन्स। FFV हैव इंजन्स दैट कैन रन ऑन फ्लेक्सिबल फ्यूल इवन 100% इथेनॉल। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो फ्लेक्सिबल फ्यूल है वो, पहली बात तो फ्लेक्सिबल फ्यूल क्या होता है ये हमारे लिए क्वेश्चन है। दूसरा, ये बोल रहा है कि जो फ्लेक्स फ्यूल है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन व्हीकल कैन रन सोलली ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि फ्लेक्स फ्यूल का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो है वो अकेला केवल इलेक्ट्रिसिटी पर ही रन कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं और फिर हम लोग आंसर देते हैं। तो देखो, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं दे हैव इंजन्स दैट कैन रन ऑन फ्लेक्सिबल फ्यूल। फ्लेक्सिबल फ्यूल is a combination of petrol and ethanol which can include up to 100% ethanol। ठीक है, 100% इथेनॉल पर भी चल सकता है, पेट्रोल और इथेनॉल पर भी चल सकता है। दूसरी बात, इसके बीच का जो रेशियो होगा उस पर भी ये चल सकता है। ठीक है, अब ये जो फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, इसमें दो है, एक तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी और एक है हमारे पास में मिल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये एक अलग से टर्म है। ठीक है, ये देखो, इसको पढ़ो, व्हेन FFV इज इंटीग्रेटेड अलोंग विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी इट इज रेफर्ड एज FFV SHVs। इसको हम लोग, अगर ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो इसको बोलेंगे FFV SHVs। तो यह जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये एक और टर्म है जो कि बताता है कि जो फुल हाइब्रिड व्हीकल्स हैं इनके अंदर केवल इलेक्ट्रिकल या पेट्रोल मोड में ही काम किया जाता है, या तो पेट्रोल में ही होगा या इलेक्ट्रिकल में ही होगा। और इसमें जो मिल्ड हाइब्रिड है वो बताता है कि इसके अंदर दोनों ही मोड जो है वो काम करेंगे। ठीक है, कैन रन प्योरली ऑन वन ऑफ दीज मोड्स एंड यूज द सेकेंडरी मोड मेयरली एज सप्लीमेंट। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको
दूसरी बात, जो FFVs है इनके लिए PLI स्कीम जो है वो भी लाई गई, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल शेयर्स हैं वो हमारे भागे थे। ओके, आपको पता है जब भी PLI स्कीम आती है तो जितने भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि PLI स्कीम आते ही कोई सा शेयर कैसे भागता है। तो ये था हमारे पास में जो हम लोगों ने पढ़ा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर से कर देना, और जो मैंने स्टार्टिंग में 3 बातें बोली थी उनको ज़रूर याद रखना और फॉलो करना।